ये हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें हमने ये बताना है कि किसी चीज़ को पैदा करने के लिए हमें कौन से अखराजात पेश आते हैं, उनके मुतालिक जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर हम बहस करेंगे। तो सबसे पहले है डिफ़ाइन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी शय को पैदा करने के लिए उसकी तारीफ़ क्या है, किसी शय को पैदा करने के अखराजात क्या होते हैं। अमाउंट ऑफ मनी, किसी शय रकम की वो मिकदार विच इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, जो किसी शय को पैदा करने के लिए खर्च की जाती है, इज़ कॉल्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनको हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यानी किसी शय की ख़ास मिकदार को खर्च करने के लिए जो हम रकम खर्च करते हैं उसको हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। फिर कहते हैं डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती हैं? दीज आर द कास्ट विच आर इनकर्ड बाय द फर्म इन पेमेंट ऑफ लेबर, मटेरियल, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट ईटीसी। जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर, मशीन के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं, और इनको एक्चुअल कास्ट भी कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट यानी इसके दो मतलब है। अगर अपॉर्चुनिटी कास्ट पूछे तो भी इसकी तारीफ यही है, अगर वो ये एक्चुअल कास्ट की तारीफ पूछे तो भी यही है। अब मैं इसको मिटाकर मज़ीद आगे लिखता हूँ। क्योंकि जब हम इसके बड़े सवाल करेंगे तो अगर इनकी तारीफ़ें नहीं आती होंगी हम उनको नहीं कर सकेंगे। अब ये है एक्सप्लिसिट कास्ट। ये वो कास्ट होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी जो किराया होता है उसके ऊपर, सूद के ऊपर, और उसके अलावा बिल्डिंग के ऊपर, लाइसेंस फ़ीस के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, ये जो तमाम अखराजात होते हैं उनको एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। अब मैं इसको लिखता हूँ, दीज आर दी कॉस्ट which are spent on the payment of wages, comma, salaries, comma, utility expenses, interest, rent, purchase of material, इंश्योरेंस फीस, यानी वो कास्ट होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ, यानी वेजेस के ऊपर, तनख्वाहों के ऊपर, यूटिलिटी के ऊपर, सूद के ऊपर, किराए के ऊपर, मटेरियल खरीदने पर, और इंश्योरेंस फीस वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर जो खर्च होता है उसको हम एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। उसके बाद अब हम लिखते हैं इम्प्लिसिट कास्ट।
इम्प्लिसिट कास्ट आर द मनी पेमेंट। ये मनी पेमेंट्स होती हैं जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं, कुड हैव अर्नड इन देयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। ये इसकी तारीफ है। इसको दोबारा समझ लें। इम्प्लिसिट कास्ट आर द मनी पेमेंट्स द सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज कुड हैव अर्नड इन देयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। इसको चेक कर लें। इसको 1 मिनट के बाद मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये। अब है शॉर्ट रन कॉस्ट। थोड़ा थोड़ा ये खुश्क किस्म का है, लेकिन मैं बड़ा आसान इसको समझा रहा हूँ। These are the costs which vary with the variation of input। ये वो अखराजात होते हैं जो इनपुट, जिसको हम मदाखिल कहते हैं उर्दू में, उनकी तब्दीली के साथ साथ से तब्दील होते रहते हैं। मसलन क्या है इनपुट? मज़दूरों की तब्दीली, और जो मतलब है कि मटेरियल है उसमें ज़्यादती या कमी करना, उसके ऊपर मसलन हम सामान मंगवाते हैं, मटेरियल मंगवाते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा होता है। ये अगर हम ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे हमारे ख़र्चा ज़्यादा होगा, कम इस्तेमाल करेंगे कम होगा। मटेरियल ज़्यादा मंगवाएंगे तो ज़्यादा होगा, मटेरियल कम मंगवाएंगे तो कम होगा। इसी तरह जब हम किसी शहर को बनवाते हैं, वहाँ ईंटों वगैरह का इस्तेमाल होता है, कोई इसमें ख़राबी पैदा हो गई है, जब हम उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर नीचे होगा। द साइज़ ऑफ द फंड रिमेनिंग द सेम, लेकिन जो फंड का जो साइज़ है वो तब्दील नहीं होता। यानी अगर एक कनाल में वो बना हुआ है तो एक कनाल का 2 कनाल नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अब है लॉन्ग रन। ये है दीज आर दी कॉस्ट। ये वो अखराजात हैं
which are incurred on fixed assets, जो हमारे फिक्स असासे होते हैं उनके ऊपर ये वकू पजीर होते हैं। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, etc. Size of the firm may be increased, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रन होता है तो लॉन्ग रन में अगर हमारी शय की तलब बढ़ जाती है, इस तलब को पूरा करने के लिए हम उसमें तब्दीली कर सकते हैं, नया प्लांट, नई मशीनरी, नई बिल्डिंग वगैरह लगा सकते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट विच वेरी विद द वेरिएशन ऑफ द इनपुट, द साइज ऑफ द फंड रिमेनिंग द सेम। लॉन्ग रन, दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट्स like plant, machinery, building, etc. The size of the firm may be increased. ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं मज़ीद आगे चलता हूँ। अब है टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या होते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट वो होते हैं अगर कारखाना बंद है या खुला है, ये हर हालत में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मसलन बर्फ़ का कारखाना सर्दियों में अगर बंद भी हो जाए तो उसका बिल्डिंग का ख़र्चा, जो वहाँ पर मुस्तकिल अमला है उसका ख़र्चा, चौकीदार का ख़र्चा, ये बर्दाश्त करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। यानी इसका मतलब यही होता है कारोबार बंद है या खुला है, इसकी ये खर्चे जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब ये है टोटल फिक्स कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट विच द फर्म हैज़ टू बियर। बियर माने तो बर्दाश्त करना। आइदर द फर्म इज़ क्लोज और गोइंग ऑन, फर्म बंद है या चालू हालत में है। द प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग, पैदावार बढ़ रही है, और डिक्रीजिंग या कम हो रही है। एज रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सैलरीज ऑफ द परमानेंट स्टाफ। तो ये इसकी निशानियाँ हैं कि कारोबार बंद है, खुला है। यानी ये आप यूँ समझ लें कि जिस तरह आजकल कोरोना आया हुआ है तो उसमें जो कॉलेज का परमानेंट स्टाफ होगा उनकी तनख्वाहें लाजमी देनी पड़ेंगी, बिल्डिंग की किराए
लाजमी देनी पड़ेंगी। फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो विज़िट वाले होंगे, प्रोफेसर वगैरह होंगे, ज़ाहिर है उनको तो नहीं देंगे क्योंकि उनका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो स्टाफ होता है, परमानेंट स्टाफ होता है, बिल्डिंग का किराया होता है, इनके ऊपर वो लाजमी देना पड़ता है कि उसके ऊपर यानी जो कॉलेज का मालिक होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ मुश्किल होता है। अगर वो ख़ुद कुछ माफ़ कर दे तो अलग बात है, लेकिन वो माफ़ नहीं होते। आप ये फिक्स कास्ट की थे, अब वेरिएबल कास्ट करते हैं। ये वो अखराजात होते हैं जो तब्दील होते रहते हैं। मसलन इसी तरह हम बर्फ़ के कारखाने की मिसाल ले लें। उसमें यह होता है कि अगर बर्फ़ का कारखाना सर्दियों में बंद हो जाता है तो उसमें जो स्टाफ काम करने वाला होता है वो घर चला जाता है। गर्मियों में वापस आता है तो उस वक्त ये काम होता है। मसलन लोडिंग वाला भी उस वक्त लेता है, और जो उसमें काम करने वाले होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो भी उसी वक्त होते हैं। इसके बाद अगर वो उसमें कारोबार चालू हालत में हो तो ये बर्दाश्त होते हैं, अगर चालू हालत में ना हो तो ये बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। अब ये लिख रहे हैं इसको, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट विच ए फर्म हैज़ टू बियर। वो बर्दाश्त करना पड़ता है व्हेन द फर्म इज गोइंग ऑन, का फर्म चालू हालत में हो। एज द वेजेस ऑफ द टेम्परेरी स्टाफ, लोडिंग एक्सपेंडिचर ETC। तो ये इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम जब इसको टोटल कॉस्ट निकालते हैं, जिसको हम TC कहते हैं, इज इक्वल टू ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जमा टोटल फिक्स कॉस्ट। जब ये जमा करते हैं हमारे पास कुल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। तो ये हो गया जी, ये टोटल कॉस्ट भी यही हो गए, क्योंकि टोटल कॉस्ट उस वक्त के में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हम जमा करेंगे। अब है एवरेज कॉस्ट। इसको AC कहते हैं, कैन बी obtained by dividing the total cost by units of आउटपुट। यानी जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है उसको तकसीम कर देते हैं टोटल कास्ट के ऊपर, वो हमारे पास खर्चा जाता है। अब हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू टोटल कास्ट ओवर Q। ये हमारा तरीकाकार है टोटल कास्ट के ऊपर
हम पैदावार को तकसीम कर देते हैं, हमारे पास एवरेज कास्ट आ जाती है। अब है मार्जिनल कास्ट। इसको कहते हैं एमसी। ये वो कास्ट होते हैं जो किसी शय की एक एडिशनल यूनिट को पैदा करने के लिए बर्दाश्त करने पड़े। ये ऊपर मैं लिखूँगा क्योंकि ये जगह लेगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ मार्जिनल कास्ट। इसको कहते हैं एमसी, मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट आर द कास्ट which a firm has to bear to produce an additional unit of output. As firm spends $8,000 rupees for 100 unit. If 101 units has to produce then 80 rupees are required. So MC is equal to 80 minus 8,000 is equal to 80. ये 80 रुपीज़ जो होंगे ये मार्जिनल कास्ट होंगे। अब इसको दोबारा समझने, मार्जिनल कास्ट वो होते हैं जो किसी शय की आखिरी इकाई या अगली इकाई को पैदा करने के लिए बर्दाश्त करने पड़े। मसलन हम 100 जोड़ा जूता जो है वो 8,000 में पैदा करते हैं, 101 जोड़ा जूते में 80 रुपये ऊपर लगेंगे, जो 80 रुपये ऊपर होंगे ये मार्जिनल कास्ट हैं। Yeah.